हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते ही हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ चुका है और अब हमें एक अच्छी रणनीति के तहत स्टडी करने की आवश्यकता है। फिलहाल आप सभी ये भी जानते होंगे कि हमने चौथी बार आप सभी को रिवीजन की क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको प्रॉमिस किए थे कि सभी 2 नंबर वाले प्रश्न, सभी 3 नंबर वाले प्रश्न, सभी 4 नंबर वाले प्रश्न और सभी 5 नंबर वाले प्रश्नों को कराएंगे। तो हमने इन सभी प्रश्नों को हमने पूरी किताब के आपको करा दिए हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, जिसमें हमने सभी VBI टॉपिक को करा दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर अपने एक एक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब से, मैं कह सकता हूं पूरी केमिस्ट्री की आपकी किताब से 20 सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को जानने वाले हैं। नेमिंग जो नामकरण वाले रिएक्शन होते हैं उसको हम जानने वाले हैं। मैं आपको यह भी कह दूं, आज पूरी डिटेल में हम यह भी बताएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन सभी को 100% आप सभी को तैयार करना है। अब केवल हम यहाँ पे बताएंगे ही नहीं, बल्कि इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे, इसको सॉल्व भी कराएंगे। समझ रहे हैं ना। तो मैं केवल इतना चाहता हूं कि अदरवाइज हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में स्टडी हम करा रहे हैं इस चैनल पर, तो मैं इतना चाहूंगा कि आप सभी हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो में कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, पसंद आएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो जिनको पसंद आ रहा है उनसे मैं कहना चाहूंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम और भी मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज या और भी अच्छे अच्छे फ्री में हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें। यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पहले हम जान लेते हैं, फिर एक एक अभिक्रियाओं को हम इस वीडियो में कराकर समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जो है कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। फिर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट आता है रीमन टीमन अभिक्रिया। फिर तीसरा आता है केनिजारो अभिक्रिया। चौथा आता है एल्डोल संघनन। पांचवा आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। छठा आता है बुटस अभिक्रिया। सातवां आता है बुटस फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। 10 इंपॉर्टेंट देख लिए ना, और भी 10 देख लीजिए। ऐसे कुछ इसमें है नहीं, केवल नाम बता दे रहे हैं, जिससे कि आप यहाँ पे अब 1.5 से 2 घंटे समय देंगे इस वीडियो को देखने के लिए, इसमें सभी अभिक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता भी होनी चाहिए कि हाँ, इस वीडियो में हम कौन कौन से रिएक्शन को जानने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आपका भी समय बहुत ही कीमती है और हमारा भी समय बहुत ही कीमती है। तो इतना अगर हम कीमत अपने समय को समझ रहे हैं तो क्या हम कहां समय दे रहे हैं ये भी जानना चाहिए। अगला हम देखेंगे गाटर मेन अभिक्रिया, गाटर मेन कोच अभिक्रिया, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उलेमान अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, टॉलेकॉर्म अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण और डाइस अभिक्रिया। तो इन सभी 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बिना देर किए हम एक एक करके रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और पूरी संपूर्ण किताब के मात्र 20 महत्वपूर्ण अभिक्रिया को बता रहे हैं। एक एक करके आपको तैयार कर लेना है। चलिए, पहले हम अपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है जी? केनिजारो अभिक्रिया। अब केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं जी? तो चलिए हम इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो केनिजारो अभिक्रिया में क्या कहता है कि जब फ्रीडल मतलब जब देखिए, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। इस अभिक्रिया को ही केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए, आपको हम एक सिस्टमैटिक बताते भी हैं कि कैसे आपको लिखना है, फिर इसका रासायनिक समीकरण भी देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब रासायनिक समीकरण हम आपको दे देते हैं। ये रासायनिक समीकरण आपको भी वहां पर लिखना होगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमें फॉर्मल्डिहाइड लेना है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है जी? आप सभी को पता होगा, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र हमने ले लिया, तो इसके 2 अणु लेंगे। तो या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें, या हम चाहें तो यहाँ पर एक और HCHO लिख देते हैं।
दो फॉर्मल्डिहाइड के अणु ले लिए, इसको क्या करेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या कराते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना, तो जानते हैं क्या होता है, देखिए क्या होता है, बनेगा क्या, यहाँ से हमारे, यहाँ से ये इतना, ये और फिर ये इतना हमारा निकलता है। देखिए एक कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन निकलता है और 3 हाइड्रोजन, तो CH3 यहाँ से निकलता है और यहाँ से हमारा OH निकलता है, ये OH निकलता है, तो CH3 और OH ये हमारा क्या बन जाता है, CH3OH, ये हमारा मेथिल एल्कोहल बन जाता है। और उसके बाद क्या बचा, तो HCOONA ये बचा, तो इसको हम लिख देंगे HCOONA, तो ये सोडियम फॉर्मेट हमारा बन गया। तो देखिए हमारा इससे कहने का मतलब है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है जी, मेथिल एल्कोहल बनता है। और ये दूसरा क्या बना है, क्या है, सोडियम फॉर्मेट बना है। और ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक और बात कि यहाँ पे देखिए, अगर या तो हमने सिंपल में इसको थोड़ा समझाकर हमने बताया है, अगर आप चाहें तो एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, इसको 2 मात्रा में प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने लिख दिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात, CH3OH प्लस HCOONA, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, दोनों बात सही है। हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये देखिए जो हमने कोस्ट में ये सब चीज़ें करके दिखाए हैं आपको, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना बाबू। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बस समझाने के तौर पर हम बता देते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, और इस अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि पहली रिएक्शन था, पहला वीडियो था, वीडियो में हमने पहले रिएक्शन को बताए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहे हैं ना, अच्छी बात है। अब एक एक क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आएंगे, रिएक्शन हम जितना सिंपल हो सकेगा, एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ पाएंगे, वैसे हम बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा आता है स्मिट अभिक्रिया। अब दूसरा हमारा क्या है जी, स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले जब हम क्या लेते हैं, जब एसिटिक अम्ल को, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनता है, मेथिलेमीन बनता है, और इसी अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर रासायनिक समीकरण अगर हम देखें, यहाँ पर रासायनिक समीकरण यही मेन है जी, रासायनिक समीकरण ही मेन है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम सबसे पहले एसिटिक अम्ल लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं पता, तो भैया उनके लिए दिक्कत होगा, इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पे जब नीचे हम नाम भी लिखेंगे तो उसको फॉर्मूले को याद रखना है कि इस फॉर्मूले का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, तो ये एसिटिक अम्ल है। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। N3H ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। अब इसकी जब हम क्रिया कराते हैं ना, क्रिया अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या निकलता है। यहाँ से सबसे पहली बात देखिए क्या क्या निकलता है। यहाँ से हमारा सबसे पहले तो ये इतनी ये प्रोडक्ट निकलते हैं, क्या निकलेगा, C और OO है, 2 मतलब एक कार्बन है। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, CO2 निकलता है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो O2 बनकर CO2 बनकर ये निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, सॉरी 3 नाइट्रोजन है, तो इसमें से 2 नाइट्रोजन N2 बनकर बाहर निकल जाते हैं, N2 बनकर ये भी बाहर निकल गए। तो अब ऊपर बचा क्या, ऊपर इसमें बचा क्या है, देखिए एक N बचा है और एक H बचा है, यही ना बचे हैं जी, और एक यहाँ पे H बचा है, ये एक H बचा है, और यहाँ पे ये CH3 बचा है। देखिए ऊपर हमने सब लिख दिया, यहाँ पे ओनली ये CH3,
यहाँ पे ये CH3 बचा है, यहाँ पे ओनली H बचा है, यहाँ पर एक N, 3 में से एक 2 निकल गए हैं वहाँ पे, तो एक N बचा है, एक H बचे हैं। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, अगर मिलाएं हम तो इसको CH3 लिख सकते हैं, इसको N है तो N हमने लिख दिया, 2 हाइड्रोजन है तो N2 लिख देते हैं, तो CH3 NH2 हम लिख सकते हैं ना। तो यही हम लिख दे रहे हैं, CH3 NH2 हम लिख देते हैं। तो ये हमने कर दिया जी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन क्या होता है, हमारा बनता है, और इसी अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे आपको नहीं करना है, समझाने के तौर पर केवल लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिटिक अम्ल, चलिए जी। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल है, और ये क्या है, हमारा मेथिल एमीन है, ठीक है, ये मेथिल एमीन है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है तीसरा रिएक्शन, जो हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये पूछा गया है, जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बताइए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अभी हमने कल एक इंपॉर्टेंट 12 इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे, इसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बारे में बताया था, ठीक है ना। राइमर टीमन अभिक्रिया के बारे में भी बताए थे। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझ लेते हैं। लिखा गया है, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, टालवीन बनता है, और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कहें रासायनिक समीकरण इसका हम दें, इसका रासायनिक समीकरण देकर अगर हम समझाना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं जी, हम दे सकते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब हम क्या कर देंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया, तो अगर हम बेंजीन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से कराएंगे, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, टालवीन बनता है। अब कैसे टालवीन बनेगा, ये याद रखेंगे, AlCl3 की उपस्थिति में हमें कराना है, AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। देखिए बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये हमारा हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से ये Cl निकलता है, तो H और Cl ये बाहर निकल जाते हैं, HCl बनकर ये बाहर निकल गए, और यहाँ पे ये CH3 है, ये टालवीन के ऊपर जुड़ जाता है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे H की जगह पर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर CH3 जुड़ गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को टालवीन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं जी, टालवीन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, और ये क्या है, हमारा बेंजीन है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बेंजीन का मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर टालवीन बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी टालवीन को ही हम क्या कहते हैं जी, इसी अभिक्रिया को ही हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई भी डरने की बात नहीं है, एक एक प्रश्न को हम समझते हुए सीखते हुए चलेंगे। अगला आता है बुटस फिटिंग अभिक्रिया। अब बुटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, यहां पे समझे तो क्या किया जा रहा है कि एल्किल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड, ठीक है ना, एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क
शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं तो एल्किन एरिल बनता है, इसी को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर हम रासायनिक समीकरण दें, अगर हम रासायनिक यहाँ पे समीकरण दें तो एल्किल हाइलाइड को एरिल हाइलाइड से हम क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एल्किल हाइलाइड को हम ले लेंगे और इसको एरिल हाइलाइड से क्रिया कराएंगे। तो एल्किल हाइलाइड हम ले लेते हैं, तो एल्किल हाइलाइड का सूत्र होता है RX और एरिल हाइलाइड का सूत्र होता है, ये बेंजीन रिंग हो गया और बेंजीन रिंग को ऊपर कोई भी X जुड़ गया, तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड है, ये हमारा एरिल हाइलाइड है। इसको हम सूक्ष्म सोडियम के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे 2 मात्रा में ये सोडियम ले लेते हैं और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो जब हम कराएंगे ना तो जानते हैं क्या बनता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जानते हैं क्या बनता है, यहाँ से एक हाइलाइट ये निकलता है, ये हाइलाइट निकलता है और ये 2 सोडियम निकलता है। मतलब 2 सोडियम 2 हाइलाइट से क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पे 2NaX बना जाते हैं, सोडियम हाइलाइट बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, ये R बचा है और ये केवल बेंजीन रिंग बचा है, तो ये बेंजीन रिंग के इस ओर ये R जाकर जुड़ जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ये हमारा टोटल बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जाकर ये R जुड़ गया और इसी को क्या कहते हैं, एल्किल एरिल कहते हैं, एल्किल एरिल, एल्किल एरिल कहते हैं। और ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड है। और ये हमारा क्या है, एरिल हाइलाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं ना है जी। ये 2 सोडियम के साथ 2 हाइलाइड ये निकल गए हैं सोडियम हाइलाइड बनकर, फिर यहाँ पे ये R जो है ये जो एराइल समूह है बेंजीन रिंग है इसके ऊपर जुड़ गया है, तो ये हमारा बेंजीन के एक जो श्रृंखला पर क्या है, एल्काइल समूह जुड़ गया है, तो इसी को एल्किल एराइल कहते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को ही बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। मैं आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको हम चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल हम देख कर सिखा दें। तो देखिए जैसे कि R के जगह पर अगर हम CH3 ले लेते हैं और X के जगह पर अगर हम Cl ले लेते हैं, तो ये मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया। और यहाँ पे अगर हम बेंजीन रिंग के जगह पर C6H5 और Cl क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया और इसको हमने सोडियम 2 मात्रा में 2 सोडियम से हम इसकी क्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या कराएंगे, तो क्या होगा जी, ये 2 सोडियम जो है ये 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 सोडियम क्लोराइड NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, C6H5 और CH3 में क्रिया कर लेगा, तो C6H5 और CH3 में क्रिया कर लिया। इसी को हम क्या कहेंगे जी, ये हमारा एक क्या है, एल्किल एरिल ही है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एल्किल एरिल ही है, ठीक है ना। तो ये हमने एक एग्जांपल आपको बताया है इस पर ही। तो या तो ये लिख लीजिए या इन दोनों को लिख लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। फिलहाल ये भी लाइन लिखते हैं, अगर आपको हार्ड लगे तो एक भी लाइन लिखेंगे तो भी फुल नंबर मिलेंगे। इसको लिखने के बाद कोई भी एक लाइन लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को अभी देखना है, ठीक है ना। बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन आता है राइमन टीमन अभिक्रिया। ये बहुत बार, मतलब मैं ये कह सकता हूं बहुत बार पूछा गया है। बाबू सुन रहे हो ना, आपसे ही हम कह रहे हैं। मैं हलवाबाजी यहाँ पे कुछ भी नहीं करता मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे सीरियस आता हूँ और सीरियस ही पढ़ाता हूँ। 1 घंटा ही अगर हम पढ़ाते हैं ना तो वो हम सीरियस होकर पढ़ाते हैं। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि इधर की बातें हम करें उधर की बातें करें, ठीक है, थोड़ा सा हंसा दे आपको। यहाँ पे हम हंसाने थोड़ी ना आए हैं, यहाँ पे हम आपको पढ़ाने आए हैं। मैं अदरवाइज नहीं जानता कि आप 24 घंटे में से 23 घंटे क्या कर रहे हैं।
मैं ये चाहता हूं सिर्फ कि 1 घंटा अगर जो पढ़ाई के लिए दे रहे हैं तो वो सीरियस होकर ही दे लीजिए, बस इतना हम चाहते हैं। तो मैं इतना कह रहा हूं कि डीमोटिवेट जो हो रहे होंगे, थोड़ा सा उनको मैं कहूंगा कि वो मोटिवेट हो, वो जागरूक हो अपने पढ़ाई के प्रति, क्योंकि अगर अब का समय चला गया तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हमसे कह रहा है कि जब क्या कह रहा है रीमन टीमर अभिक्रिया में कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमन टीमन अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण देकर हम समझा देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं सबसे पहले फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ये हमारा फिनॉल हो गया, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH जुड़ गया तो फिनॉल हो गया। इसके 6 सिरा है, यहाँ पे एक सिरा, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, सभी जगह है। बट यहाँ पर एक हम हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं, सभी पर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। बट एक हम दिखा दे रहे हैं, क्यों यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी हाइड्रोजन का काम पड़ेगा। तो ये हमारा फिनॉल हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। अब जिनको क्लोरोफॉर्म का सूत्र नहीं पता वो कैसे करेंगे ये अभिक्रिया, तो याद कर लीजिएगा क्लोरोफॉर्म है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा देते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लेंगे, 3 मात्रा में, तो NaOH1, NaOH2 और NaOH3, ये 3 मात्रा में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। और इसको हम क्या कराते हैं, इसको हम करते हैं गर्म, इसको हम करते हैं गर्म। जैसे ही हम गर्म करेंगे ना तो जानते हैं क्या निकलता है, यहाँ से हमारा इतना ये बाहर निकल जाते हैं। देख लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कोई भी घुमाने वाली बातें नहीं है। देखिए 3 सोडियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके यह हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे 3NaCl, सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल जाते हैं। 3 क्लोरीन 3 सोडियम से क्रिया करके 3NaCl बनकर बाहर निकल जाते हैं। अब उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ध्यान से समझेंगे। उसके बाद मैं कैसे बताऊं, और इसको पतला हम ले लेते हैं, ठीक। देखिए उसके बाद बाबू यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा पहला, ये एक जल का अणु बन रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O, एक जल का अणु यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक ये हमारा H निकलता है और यहाँ से ये हमारा OH निकलता है। तो H और OH, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो H2 और 1 ऑक्सीजन भी है तो H2O। तो देख सकते हैं एक H2O तो यहाँ पे बन रहा है और OH H, ये दोनों मिलाकर एक और H2O, मतलब 2 H2O बन रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा HOH, H और OH निकलता है, यहाँ से भी H और OH निकलते हैं। तो यहाँ पे मतलब हम कहने का मतलब है कि 2 मात्रा में यहाँ से क्या निकलते हैं, 2 मात्रा में H2O निकलते हैं, जल के अणु निकलते हैं। और उसके बाद क्या केवल बचा हुआ है, ये हमारा फिनॉल बचे हुए हैं। फिनॉल में देखेंगे तो ये श्रृंखला खाली है, यहाँ पे हमारा CH और यहाँ पे एक O बचा हुआ है, इसमें केवल O बचा हुआ है, यहाँ पे CH। तो यहाँ पे अगर हम आपको बता दें यहाँ पे क्या हमारे बचे हुए हैं, तो ये हमारा फिनॉल बेंजीन रिंग है, इसका ऊपर OH जुड़ा हुआ है, ये श्रृंखला खाली हो गया, ये हाइड्रोजन निकल गया है तो श्रृंखला खाली है। CH और O बचे हुए हैं तो यही CHO यहाँ पर जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं, देखिए कुछ नहीं हुआ है, 3 सोडियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके ये बाहर निकल गए हैं 3NaCl, फिर एक जल के अणु यहाँ पर और OH और H 2 जल के अणु है तो ये 2 जल के अणु बाहर निकल गए हैं। अब केवल इस इधर के इसमें क्या बचा है, CH बचा है, इस वाले में सब बस O बचा हुआ है। तो CHO जो बचे हुए हैं ये यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो CHO है, ठीक है ना। इसी को एसिटिक एल्डिहाइड कहते हैं, इसी को एसिटिक एल्डिहाइड, इसी को हम एसिटिक एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना। आइए हमारा H2O है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं H2O, ठीक है, 2 मात्रा में ना बना है तो 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा बन गया जी, मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनॉल है, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, फिनॉल है।
ठीक है, ये फिनॉल है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा एसिटिक एल्डिहाइड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना देरी किए हम फिलहाल तुरंत आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एल्डोल संघनन। अगला आता है एल्डोल संघनन। ये क्या होता है, तो देखिए, जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एल्डिहाइड, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में क्षार के उपस्थिति में संयोग करते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। अगर हम दो एल्डिहाइड को लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, यदि दो कीटोन को आपस में क्रिया कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण अगर हम देखते हैं तो रासायनिक समीकरण कैसे होगा। सबसे पहले हम दो एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड हम ले लेते हैं जैसे कि CH3CHO, ये हमने एसिटल डिहाइड हमने ले लिया, ठीक है ना। एसिटल डिहाइड ले लिया, एक दो कार्बन है तो एसिटल डिहाइड हम कहेंगे। तो एसिटल डिहाइड के दो अणु ले लेते हैं, तो या तो यहाँ पे हम दो लिख दें या हम यहाँ पे एक और CH3CHO हम लिख लेते हैं। तो दो एल्डिहाइड हमने ले लिए हैं एक समान, और इसको हम क्या करेंगे, क्षार की उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे। तो इसको हम क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको क्रिया करा देंगे, मतलब सांद्र NaOH इसकी उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही क्रिया कराते हैं तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या है, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है ना, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन इसमें से आकर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो क्या बनेगा, CH3 है, ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये CH3 है, फिर CH है, फिर यहाँ पे OH है तो OH, और फिर CH2 हो जाएगा, और फिर CHO हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। मतलब हमने क्या बताया, हमने कहा कि देखिए CH3CH है तो CH3CH, और फिर O यहाँ पे है, यहाँ का एक हाइड्रोजन आगे आ जाता है तो OH हो जाएगा। फिर CH2 यहाँ पे है तो CH2, CHO है तो CHO हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। ये हमारा क्या है, एसिटल डिहाइड है। ये हमारा क्या है, एसिटल डिहाइड है, ठीक है। तो एसिटल डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। समय कम है दोस्त, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो क्रॉस एल्डोल संघनन क्या कह रहे हैं कि कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणुओं के बीच संगठन कराने पर, संगठन ना कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराने पर क्या होता है, कराया जाता है तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन बनता है। मतलब अगर समझे तो कार्बोनिल यौगिकों को दो एक समान अणुओं के बीच संगठन ना कराकर, कार्बोनिल यौगिक है तो कार्बोनिल यौगिकों के दो एक समान अणुओं के बीच संघनन ना कराकर, मतलब एक समान अणु, कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणु नहीं होने चाहिए, अलग अलग अणुओं के बीच अगर हम संघनन कराते हैं तो वहां पर मिश्रित या उसी को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाना चाहें तो देख लीजिए, जैसे कार्बोनिल यौगिक कौन से हो जाएंगे, कार्बोनिल यौगिक मतलब कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं जैसे कि HCHO, ये हमारा एक क्या है, फॉर्मल डिहाइड है। तो इसकी संरचना से हम समझाते हैं, नहीं तो उस तरीके से दिक्कत हो जाएगी। HCHO, तो ये हमने क्या बना लिया, HCHO। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मल डिहाइड है जी, ठीक है ना। यह हम ऐसे
इसका संरचना ऐसे थोड़ी ना बनता है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा। HCH और डबल बॉन्ड O होता है। तो HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। एक फॉर्मल्डिहाइड नहीं, कह रहे हैं ना, दो एक समान अणुओं के बीच संगठन ना कराकर अलग अलग अणुओं के बीच, तो अलग अलग अणु, तो एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, तो एक एसिटल्डिहाइड हम ले लेते हैं। तो एक एसिटल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा CHCH2 और फिर C फिर H और फिर O। तो यह हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मल्डिहाइड को लिया, एक एसिटल्डिहाइड लिया, ये दोनों ही अलग अलग कार्बोनिल यौगिक है। तो इनके बीच अगर हम क्या कराते हैं, इनके बीच अगर हम संगठन कराते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम अगर कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठकर यहाँ पे चला आता है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे चला आएगा तो यह हमारा क्या बन जाएगा, HCOH फिर H फिर यहाँ पे CH2 फिर C और फिर H और OH, ये हमारा बन जाता है। मतलब अगर समझे तो क्या होगा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे H देखिए, यहाँ पे H है, CH है, तो HCH यहाँ पे है, ये O है तो O भी है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया है तो OH हो गया है। फिर CH2 है तो CH2, फिर COH है तो COH है, तो ये हमारा बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड। तो ये आप याद रखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड बनता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, इसी को ना हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सर ये समझ में नहीं आ रहा होगा संरचना तोड़कर, अगर हम चाहें ना तो इसको एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं, पर वो रिएक्शन समझ में कैसे आएगा वो आप समझिएगा। इसको हम चाहें तो ये क्या है जी, ये वास्तव में HCHO है। देखिए H है, C है तो C है, H है, O है तो HO है। तो ये हमारे वास्तव में फॉर्मल्डिहाइड का यही सूत्र होता है। ये एसिटल्डिहाइड है तो इसका सूत्र होता है CH3CHO। देखिए CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये वाला तो CH3 हो जाएगा, CHO है तो CHO है। और इसी को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से हमारा ये यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा तो बाकी सब क्या बन जाएगा जी, बाकी हमारा बन जाएगा OH CH2 फिर से CH2 और फिर CHO, ये हमारा बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। देखिए OH है तो OH, फिर से CH2 है तो CH2, फिर CH2, फिर CHO है तो CHO। इसी को बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल डिहाइड इसको कहते हैं। तो या तो ऊपर वाला लाइन लिखिए या नीचे वाला, दोनों बात एक ही है, बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अच्छी बात है, हम बिल्कुल भी यहाँ पे अब समय नहीं गंवाएंगे, फटाफट हम चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है। अगला आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को, सबसे पहली बात देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त व विषैला फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं।
मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म या प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन इन दोनों को लेंगे और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लेंगे। तो प्राथमिक एमीन कोई भी हम ले लेते हैं, एक प्राथमिक एमीन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एनिलीन को लेकर हम देख लेते हैं। तो एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NS2, ये प्राथमिक एमीन हो जाएगा, इसका नाम है एनिलीन। तो एनिलीन हमने ले लिया और इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा लेंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा देते हैं, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा देते हैं। और जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो याद रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, या 3 ना लिखकर यहाँ पे एक OH लिख दीजिए और यहाँ पे नीचे एक KOH लिख दीजिए, ठीक है ना। और जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है यहाँ से हमारा 3 मात्रा में यहाँ से ये हमारा इतना निकलता है, देख लीजिए 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके यहाँ पे 3KCl यहाँ पे बनकर बाहर निकलता है, 3KCl पोटेशियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बनता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन और 6, समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 3H2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6 हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं। और देखिए ये 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन भी यहाँ से निकल जाते हैं, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे वो लिख देते हैं, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब 3 जल के अणु यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3H2O, ये 3 जल के अणु निकल गए। तो अब इसमें बचा क्या है, ओनली बचा क्या है, देखिए C6H5 बचा है, N बचा हुआ है इसमें, और इसमें केवल ये C बचा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं बचे हुए हैं। तो हम यही लिखेंगे, क्या बचे हुए हैं, C6H5 और N और ये ट्रिपल बॉन्ड C बचे हुए थे, ये हमने लिख दिया। C6H5 N बचे हुए हैं और ये C बचा हुआ है, तो N और ये ट्रिपल बॉन्ड C बचे हुए हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड C हमने इस तरीके से दिखा दिया। और इसी को कहते हैं, इसी का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, इसी को फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं या फेनिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है। अच्छा मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, हमारा एनिलीन है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छी बात है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। अगला आता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब आता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया समझना बहुत ही हार्ड है जी, समझतेंगे ना, सीरियस हैं तभी समझाएंगे बाबू। हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत ही हार्ड है, थोड़ा सा इसको मैं तोड़कर समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि एल्कोहल को, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एथिल एल्कोहल या एल्डिहाइड या एसीटोन, इन तीनों में से कोई भी एक हमें लेना है और उसको आयोडीन से और क्षार से क्रिया कराएंगे, तो पीले रंग का एक आयोडोफॉर्म बनेगा और उसी को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे। कोई भी ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल ले, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन ले। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एथिल एल्कोहल ही लेकर बनाते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया। एथिल एल्कोहल को आयोडोफॉर्म से हम क्रिया करा देंगे, तो आयोडोफॉर्म का देख लीजिए, आयोडोफॉर्म का क्या सूत्र होता है जी, देखिए ये I2 हो गया, ये आयोडोफॉर्म है, इसके 4 अणु हम लेना है। तो 4 अणु या तो हम इस तरीके से लिख दें, या I2 है तो एक I2 इस तरीके से, एक I2 हो गया, फिर दूसरा I2 हो गया, फिर तीसरा I2 हो गया और फिर चौथा I2 हो गया।
तो ये 4 मात्रा में हमने क्या लिया है, या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे तोड़कर लिख दीजिए। हम तोड़कर लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिएक्शन हार्ड है, आपको उस तरीके से बताएंगे तो समझ में बहुत कम चांस है आने का। तो ये आयोडोफॉर्म हमने ले लिया, फिर इसको एक क्षार से, आयोडोफॉर्म के साथ और एक क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। क्षार हम क्या लेंगे, तो क्षार लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मजबूत क्षार है, इसका 6 मात्रा में हम लेंगे। तो 6 मात्रा या तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख देते हैं, एक NaOH, ठीक है, फिर दूसरा हमारा NaOH, फिर तीसरा हमारा NaOH, फिर चौथा हमारा NaOH, फिर पांचवा OH और छठवा NaOH। तो ये हमारा 6 मात्रा में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब इसकी हम क्या कराते हैं, अब इसकी हम क्रिया कराते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या निकलेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ से हमारा 5 सोडियम निकलते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से हमारा 5 सोडियम, ये 5 सोडियम निकलता है और ये हमारा 5 आयोडीन निकलते हैं। यहाँ से ये 5 आयोडीन और एक ये हमारा एक ये, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आयोडीन 5 सोडियम निकलते हैं। तो 5 आयोडीन निकलता है और 5 सोडियम निकलता है, तो ये 5 सोडियम आयोडीन। तो ये 5 सोडियम आयोडीन ये निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए 5 सोडियम 5 आयोडीन से क्रिया करके ये 5 सोडियम आयोडीन निकल गए हैं। अब उसके बाद अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ से हम 10 जल के अणु, मतलब 5 जल के अणु निकालेंगे। ध्यान से अगर समझें, देखिए कैसे निकलेंगे। 5 सोडियम 5 आयोडीन निकल गए ना। अब ध्यान से बाबू समझिएगा, पहले हाइड्रोजन हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए 6। और उसके बाद 6 के बाद यहाँ से हमारे 6 यहाँ से और 6 और यहाँ से हमारे मान लेते हैं 6 और 4 यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। 6 और 4 यहाँ से, यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन। तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10 को हम 5H2 कह सकते हैं। अरे 5 दूना 10 हम कह देंगे, तो 10 हाइड्रोजन हो गए हैं। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी इसके साथ ही निकलते हैं। तो 1 ऑक्सीजन, फिर ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये 5 ऑक्सीजन निकलते हैं। तो 5 ऑक्सीजन लिख देंगे। तो देखिए 5 जल के अणु निकल रहे हैं ना, तो ये 5 जल के अणु यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये 5H2O हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये 5 हमारा H2O भी निकल गया है। अब उसके बाद क्या क्या बचा, उसके बाद अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या ही बच गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा सब हो ही गया। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें निकालना पड़ेगा। देखिए अगर आप ध्यान से समझें तो अब इसमें क्या बच गया है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 कार्बन बचे हुए हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन यहाँ पे बच गए हैं। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बच गया है, 4 निकल गए हैं। तो यहाँ पे ये OH बचा है, तो OH बचा हुआ है। इधर ये 3 आयोडीन बचे हुए हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, 1 कार्बन को 1 हाइड्रोजन को केवल ले लेते हैं। 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन को ले लेते हैं और यहाँ से ये 3 आयोडीन को ले लेते हैं। तो ये हमारा CH3 हमारा बन जाता है। CH3 हमारा बन जाता है आयोडोफॉर्म हमारा बन जाता है। तो आप ही सोचिए, यहाँ से अगर इसमें से हमने 1 कार्बन ले लिया, तो अब यहाँ पे केवल 1 और कार्बन बचा हुआ है। ये H तो हमने निकाल लिए हैं, तो अब यहाँ पे केवल OH बचे हुए हैं। यही ना आप बचे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अब इसमें केवल HCOH बचे हुए हैं। और इसमें ये 3 आयोडीन भी निकल गए हैं, ये आप दिख ही रहा है। केवल ये हमारे पास एक यहाँ पे Na बचा है और 1 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, यही बचा हुआ है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HCOONA। ये हम लिख सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। देखिए कैसे हमने लिखा, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले HCOONA
समझ रहे हैं, ये H है तो H हमने लिख दिया, फिर C है तो C, फिर O है तो O, फिर यहाँ पे देखिए एक नीचे भी O है तो ये O, फिर Na है तो Na, तो ये सोडियम फॉर्मेट हमारा बना है तो सोडियम फॉर्मेट हमने लिख दिए हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख रहे हैं, देखिए कैसे हुए, 5 सोडियम 5 आयोडीन से क्रिया करके 5 Na निकल गए हैं। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 6 यहाँ से 4 10 हाइड्रोजन और यहाँ से ये 5 ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन निकले हैं तो ये जल के अणु बनकर निकल गए हैं। उसके बाद क्या बचा है, यहाँ से 1 कार्बन और यहाँ से 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन निकले हैं तो यहाँ से ये CH बने हैं, ये 3 हाइड्रोजन ये आइडोफॉर्म बनकर निकल गए हैं। अब बचा क्या है, यहाँ पे केवल C और OH बचे हुए हैं तो यही हम लिख दिए हैं HCOONA, तो ये सोडियम फॉर्मेट हमारा बन गया है। तो ये हमारा आइडोफॉर्म की अभिक्रिया है और ये हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा आइडोफॉर्म बनता है, ये हमारा ये हमारा आइडोफॉर्म बनता है और ये हमारा आयोडीन है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी बात है। वैसे ये रिएक्शन हार्ड ही है जी, जो हार्ड होंगे अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझसे जितना हो पाया उतना सिंपल करके तोड़ तोड़ कर हम बताते हैं। अब इससे ज़्यादा सिंपल मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएंगे, जितना हो सकता था वैसे तो हमने बता दिए। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अच्छी बात है। और आगे हम बढ़ते हैं, और भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन को अभी देखने हैं, इतने क्वेश्चन थोड़ी ना, अभी और भी देखना है, सभी को देखेंगे जी। गाटरमिन कोच अभिक्रिया। अब गाटरमिन कोच अभिक्रिया क्या होता है समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO और HCl के मिश्रण से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, इसी को गाटरमिन कोच अभिक्रिया कहते हैं। किसकी क्रिया, बेंजीन की क्रिया CO और HCl से कराएंगे। तो हम यहाँ पे करा कर देख लेते हैं जी। तो चलिए, तो बेंजीन की क्रिया कराएंगे। बेंजीन का हमारा सूत्र क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम दिखा देते हैं, तो ये हमारा बेंजीन है। अब इसको CO और HCl, CO और HCl से हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर समझे तो यहाँ से एक ये हमारा यहाँ से ये हमारा हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से ये हमारा Cl निकलता है, तो HCl ये बनकर बाहर निकल जाते हैं, HCl बनकर बाहर निकल जाते हैं। और ये हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, CHO बना, ये CHO यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग और CHO, तो ये हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड और ये हमारा क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो ये बेंजीन से क्या बना, बेंजल्डिहाइड बना और इसी अभिक्रिया को गाटरमिन कोच अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे अभी रिएक्शन को देखने हैं, इतने से काम नहीं चलने वाले, ठीक है ना। चलिए अगला आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है समझ लेते हैं। तो कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें क्या बनाया गया है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, जिसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि या तो एलिफेटिक ले ले या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को लेना है और उसको द्रव ब्रोमीन से के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में हमें क्या करना है, क्रिया कराना है, तो प्राथमिक एमीन बनेगा। ठीक है, चलिए हम इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन एमाइड ले लेते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक हम ले लेते हैं, तो एरोमेटिक हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि एक एमाइड CH3CH2
CONS2। तो ये हमने क्या ले लिया, ये हमने मेथ एथ प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तो ये हमने क्या ले लिया है, ये हमने प्रोपेनामाइड या प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनामाइड, ये प्रोपियोनामाइड है। तो सबसे पहले हमने प्रोपेनियोमाइड हमने ले लिया, इसको ब्रोमीन के साथ Br सिंगल बॉन्ड Br, ब्रोमीन के साथ, और कास्टिक पोटास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब कास्टिक पोटास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, कास्टिक पोटास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु के साथ क्रिया कराते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं ना, जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो अब देखिए क्या बनता है। तो यहाँ से हमारे सुनिएगा, यहाँ से हम क्या ही कहें, यहाँ से सबसे पहले हमारा ये निकलता है, बात को समझिएगा। यहाँ से सबसे पहले ये हमारा K2 और Br निकलता है। 2 पोटेशियम 2 Br से क्रिया करके ये 2KBr बनकर बाहर निकल जाते हैं। 2KBr, ये 2KBr बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे बाहर निकल गए। 2 पोटेशियम 2 Br से पोटेशियम ब्रोमाइड करके बाहर निकल गए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 2 जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। कौन कौन सा, तो एक जल का अणु ये है और दूसरा जल के अणु ये है। तो 2 हमारे जल के अणु भी बाहर निकलते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 2H2O। 2 जल के अणु है तो 2H2O भर के बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे अब क्या ही बचा, अब देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा देखिए क्या बचा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से केवल हमारा ये निकलता है CO। अब देखिए क्या क्या निकल रहा है। अब इसमें क्या बचे हुए हैं, 2 पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। 2 पोटेशियम को 2K लिख सकते हैं, इन दोनों को 2K, और C है तो C लिख दिए। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो CO3। तो पोटेशियम कार्बोनेट ये K2CO3 बचा ना, तो ये हम लिख देते हैं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ये हमारा बन गया, निकल गया। अब क्या ही यहाँ पे बचा हुआ है, अगर हम कहें क्या ही बचा हुआ है, CH3 CH2 NH2, यही ना बचे हुए हैं। तो ये हम लिख देंगे CH3 CH2 NH2। इसी को हम कहते हैं एथिल एमीन, इसी को हम कहते हैं एथिल इसी को हम कहते हैं एथिल एमीन। ठीक है ना, ये हमारा एथिल एमीन है। तो देख लीजिए, ये प्रोपेनामाइड को Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन बनता है। यही हमारा प्राथमिक एमीन है जी। इसी को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है रोजेमुंड अभिक्रिया। अब रोजेमुंड अभिक्रिया क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब एसिड क्लोराइड को उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। परंतु उत्प्रेरक ब्रोमीन सल्फेट में निम्नलिखित क्या होता है, निलंबित पैलेडियम चूर्ण बंद होता है। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम क्या करेंगे, जब एसिड क्लोराइड को उबलते विलयन के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है। और जो एल्डिहाइड बनने की प्रक्रिया है यही रोजेमुंड अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड को ले लेते हैं। तो एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है RCOL। ठीक है ना, ये एसिड क्लोराइड हमारा हो गया। एसिड क्लोराइड का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हम उत्प्रेरक ले लेते हैं PD या BaSO4 के उपस्थिति में हम इसका क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है
तो अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को H सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आकर यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया, तो HCl ये हमारा बन गया ना, तो ये हमारा HCl, तो ये HCl बनकर बाहर निकल गया। अब ये हमारा RCHO बना, तो ये हमारा R हो गया और CHO हो गया है। समझ रहे हैं, ये H जो है ये यहाँ पे आकर जुड़ गया है, RCHO बन गया, तो RCHO हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है। समझ रहे हैं ना। अदरवाइज हम इस पर चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये हमारा रासायनिक समीकरण है, ये हमने रासायनिक समीकरण दे दिया है, इस पर हम एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ये हमारा एसिड क्लोराइड है, एसिड चलिए इसको हम ऐसे पहले एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। तो R की जगह पर हम CH3 ले लेते हैं, CO और Cl, और इसको H मतलब H2O की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, Pa या BaSO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। यहाँ पे ये पता चल गया कि एक हाइड्रोजन जो है, ये एक हाइड्रोजन क्या आता है, ये एक हाइड्रोजन ये HCl से क्रिया कर लेता है, तो ये क्या बन जाएगा, HCl बनकर ये पहले बाहर निकल जाते हैं, HCl बनकर ये बाहर निकल गए, CH3 C अब फिर H और O बन गया, तो ये हमारा CH3 और CHO ये हमारा बन गया। और इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, ये हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, इसी को हम कहते हैं एसिटिक क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इस पर एग्जांपल आपको बता दिए हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बूटस अभिक्रिया। अब बूटस अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ लेते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहा है जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु प्रवाहित करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसे बूटस अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको सीधी सी बात इसका रासायनिक समीकरण बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात, जब एल्किल हाइलाइड को लेंगे इसको एल्किल हाइलाइड के दो अणु को लेंगे, ठीक है ना। तो एल्किल हाइलाइड RX ये एक अणु है, तो यहाँ पे दो हम लिख देते हैं। तो या तो यहाँ पे हम दो लिख दें या एक और एल्किल हाइलाइड ऐसे लिख देते हैं। तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु प्रवाहित करेंगे। तो दो मात्रा में हम सोडियम धातु को ले लेते हैं और सोडियम धातु इसमें हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। और किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही करते हैं तो यहाँ से दो हमारा सोडियम निकलता है, दो ये हमारा हाइलाइड निकलता है। सोडियम हाइलाइड ये हमारा दो निकल जाते हैं, सोडियम हाइलाइड दो मात्रा में सोडियम हाइलाइड बनकर बाहर निकल जाते हैं। अब ये R बनाना, तो ये R सिंगल बॉन्ड R बन गया और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। यही हमारा एक एल्केन है जी, ठीक है ना। ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड है। एल्काइल हाइलाइड है या एल्किल हाइलाइड वही बात है जी, ठीक है। इस पर चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे एल्किल के जगह पर R के जगह पर जैसे कि CH3 लिख सकते हैं और Cl लिख सकते हैं। ऐसे ही हम दो लिख देते हैं CH3 Cl और इसको दो सोडियम के साथ क्रिया करा देते हैं। तो ये हमारा इतना ये पहले ही क्रिया कर लेता है, सोडियम क्लोरीन से क्रिया कर लेगा तो NaCl बनकर ये बाहर निकल जाएंगे दो अणुओं के रूप में। और ये CH3 है तो ये हमारा CH3 और CH3 बन जाएगा, ये एक एल्केन ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं।
सभी को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है ना? हाँ जी। थोड़ा सा हम देख ले कहाँ पर हम बाबू पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक और हमें जाना है। चलिए जी, कोई बात नहीं। अगला हमारा आता है 14 नंबर क्वेश्चन, जो है उलेमान अभिक्रिया। अब उलेमान अभिक्रिया क्या होता है समझ लेते हैं जी। तो जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को उलेमान अभिक्रिया कहते हैं। जी क्या करते हैं जी, सीधी सी बात यहाँ पे कहा गया कि जब हम क्या करेंगे, जब हम आयोडोफॉर्म को लेंगे, उसको क्या करेंगे, आयोडोबेंजीन कहा रहा है। तो जब आयोडोबेंजीन को लेंगे, रासायनिक समीकरण देकर ही हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम आयोडोबेंजीन को लेंगे, ठीक है, चलिए ले लेते हैं। तो ये हमने आयोडोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5 और I, ये आयोडोबेंजीन हो गया। आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में लेकर कॉपर चूर्ण को क्या करेंगे, कॉपर चूर्ण के साथ हम इसको क्रिया कराएंगे। तो कॉपर चूर्ण हम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपर को 2 मात्रा में लेंगे और इसकी क्रिया करा देंगे। तो एक बात आप याद रखेंगे कि जो बेंजीन जो आयोडोबेंजीन है ना, कॉपर चूर्ण के साथ क्रिया कराएंगे तो कॉपर को 2 मात्रा में लेंगे तो इसको भी 2 मात्रा में लेंगे। तो या तो यहाँ पे हम 2 लिख दें या हम इसको C6H5 I लिख देते हैं ऐसे। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बीच में लिखते हैं और 2 मात्रा में ये कॉपर हो गया, आपको समझ में आएगा। तो ये आयोडोबेंजीन के 2 अणु को लिए और कॉपर को 2 हमने ले लिया है कॉपर चूर्ण के साथ, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, गर्म करेंगे तो ये हमारा ये इतना सब चीज़ें निकल जाएगा, 2 कॉपर 2 आयोडीन से क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर 2 मात्रा में कॉपर आयोडीन बनकर ये बाहर निकल गया। अब उसके बाद क्या बचा, C6H5। तो यह हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H5 और फिर C6H5, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं, डाइफेनिल, ठीक है ना, ये डाइफेनिल है। और ये हमारा क्या है, आयोडोबेंजीन है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझाने के तौर पे हम करते हैं जी। ये हमारा आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, और ये हमारा क्या है, कॉपर चूर्ण। तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अगला हमारा आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त व विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसको कैसे बनता है। वैसे हम लगता है इसको हमने कराया है क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लग रहा है कि करा दिए हैं, इसको देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमने कराया है, मैं कह रहा था भैया कराए तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अभी तो ये हमने बताया है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कोई नहीं दोस्त, मैं कह रहा था इसको हमने कराए हुए हैं, क्यों इस पर समय देना हमें। कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमने जब किया हुआ है तो इस पर अब समय क्या देना, वही बातें हैं जी, आप देख सकते हैं पीछे नोट डाउन कर रहे होंगे। तो अगला आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। ये भी हमको लग रहा है ये भी हमने देखा है क्या, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, यही हम कह रहे थे, देख लीजिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये तो हमने देखा ही है। चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गए थे, वैसे 15 ही कराने थे, 20 है ना, इसमें से 15 में कराने थे। चलिए तो ये हमने यहाँ पे अभी हम आपको बता दें कि ये हमने यहाँ पे
मोस्टली हम 14 से 15 ही कराने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये 20 आपको बताए हैं ना, ये हमने यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये हम सब बताए हैं। तो ये 20 आपके हम कह सकते हैं कि 20 मोस्टली यहाँ से पूछे गए हैं, बट सभी ऐसा नहीं है कि 2026 में पूछेंगे। तो कुछ हमने स्ट्रेटेजी अपनाया है, कुछ अपना एक्सपीरियंस अपनाकर हमने 20 में से 14 आपको करा दिए हैं। वो 14 तैयार कीजिएगा, 6 जो हम नहीं कराए उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास समय है तो वो एक्स्ट्रा आप तैयार कर सकते हैं, वो आपके निर्भर करता है। अदरवाइज हम आपको 3 आवश्यक बातें वो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात, अभी तक आपने 2 नंबर वाले प्रश्नों को नहीं देखे हैं, 3 नंबर वाले प्रश्नों को, फिजिक्स के केमिस्ट्री के 4 नंबर वाले प्रश्नों को और 5 नंबर वाले प्रश्नों को अभी तक नहीं देखे हैं, तो मात्र ये 4 दिन अगर आप अपना दे दीजिए, एक दिन 4 दिन दे दीजिए और रिएक्शन एक देख लीजिए, 5वां दिन में आप रिएक्शन एक देख लीजिए, तो आपकी पूरी केमिस्ट्री 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, वहां से आप क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए, उस लिंक में ज्वाइन हो जाएंगे और वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें आप भी जुड़िए और आप वहां से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, सूचना होगा, कोई आवश्यक पीडीएफ होगा, वो आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशली गाइड किया जाता है बोर्ड एग्जाम तैयारी करने के लिए, तो वहां पे आप ज्वाइन रहेंगे और सब्र कीजिएगा। तीसरी बात, अभी तक हम बता दें तो आपको हमने टॉपर नोट्स जो केमिस्ट्री का दे रहे हैं, अभी तक आप कोई स्टूडेंट बच गए हैं जो टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं तो वो बिल्कुल ले लीजिए। ओनली 99 रुपए में केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत, ये सब दिया जा रहा है। उसके बाद 3 प्रकार के रिएक्शन भी दिए जा रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब दिए जा रहे हैं। फिर आपको 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, वो भी मात्र कितने में, 99 रुपए में। तो ये पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर आपको सेंड किए जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स चाहिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का चाहिए तो 199 में मिल जाएंगे और ओनली केमिस्ट्री तो 99। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इतना हमें बताएंगे जिससे हमें गाइडेंस भी मिलेगा। थैंक यू सो मच हमारी बातों को सुनने के लिए, हमसे यहाँ पर स्टडी करने के लिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।